रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, वैसे तो मैं सलीमा रजा हूँ, लेकिन ये मेरे साथी अरशद इकबाल कभी कभी मुझे सलीमा जी भी कहते हैं। बहरकैफ हम दोनों आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं, एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आए हुए ये है रोशनी का कारवां में। सलीमा जी, अभी हाल में ही मैंने एक फिल्म देखी थी, ओम शांति हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने भी ये फिल्म देखी होगी। इसमें एक डायलॉग है जो वाकई मेरे दिल को छू गया। भाई ऐसा है कि देखी तो मैंने भी है, पर वो डायलॉग जिसका तुम जिक्र कर रहे हो ना वो याद नहीं है। अच्छा तो ऐसा करो, सुना डालो। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे जुनून से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। इसमें जो संदेश छुपा है ना, उसके मायने आपके दिल और दिमाग को छू लेते हैं कि अगर कोई इंसान पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ता के साथ कोई काम करना चाहे तो किस्मत भी उसे पाने में उसका साथ देती है। बिल्कुल सही कहा, और इसी बात का एक जीता जागता उदाहरण है हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने अपने पिता के बिजनेस को घाटे से उबार कर एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री विक्रम दालमिया की, जिनकी दृष्टिहीनता उनके दृढ़ संकल्प के कभी आड़े नहीं आई। चलिए सुनते हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम और विक्रम के बीच की ये दिलचस्प बातचीत। नमस्कार विक्रम, आप उन उद्योगपतियों में हैं जिन्होंने एक घाटे में चलने वाले उद्योग को मुनाफे में बदल दिया। इसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बता दीजिए। मैंने जब बीकॉम पास किया 1991 में, उस वक्त मैं चाहता था कि मैं अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो बिज़नेस बंद होने की तरफ जा रहा है। इट इज़ हेडिंग द रॉन्ग डायरेक्शन। बट मेरे फादर को समहाउ ये मंजूर नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंटली इसको चलाऊं। वो चाहते थे कि मैं बस समय व्यतीत करने के लिए ऑफिस जाऊं, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। और मेरी ये कंडीशन थी कि मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगे। तो वो 1994, 3 साल के बाद जब स्थिति ऐसी आई कि जब फैक्ट्री प्राय बंद हो चुकी थी, उस वक्त बाध्य होकर उन्होंने मुझे दिया। फिर मैंने टेक ओवर किया फैक्ट्री, और कई एक चीज़ें थी ऐसी, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री थी, हम लोग प्लास्टिक कवर्स बनाते थे स्ट्रीट लाइट्स के लिए, अभी बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डिलीवरी रिलायबिलिटी, उनका ऑर्डर आने के बाद टाइम से डिलीवरी होना, जो कि हो नहीं पाता था। सो उसमें काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत थी, तो वो प्लानिंग वगैरह सही नहीं जा रही थी। तो ऑल दैट प्लानिंग हैड टू बी डन, वो करके प्लस क्वालिटी को भी सही रखना। तो ये सब मैंने किया, जिसकी वजह से चीज़ें वापस सही लाइन पर आ गई। विक्रम, आप माइनिंग के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप खुलासा करेंगे? हाँ, ये एक नया काम है जो मैंने अभी कुछ ही महीनों पहले शुरू किया है। हम लोग एक सीमेंट कंपनी के लिए गुजरात में लाइमस्टोन माइनिंग करते हैं। ये एक माइनिंग जॉब है, माइंस कंपनी की है, और हम लोग अपने इक्विपमेंट के साथ माइनिंग एक्सट्रैक्ट करके उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो इतने सारे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आप दृष्टिहीन भी हैं, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आप बिना देखे
कैसे अपने बिजनेस पे कंट्रोल करते हैं दूर प्रोजेक्ट एरियाज में भी? देखिए, ये तो मैनेजमेंट स्किल्स की बात हो गई। इसमें दृष्टि का कम और मैनेजमेंट स्किल्स या एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आपके यदि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो यदि आपने सही जगह रखे हैं और वो सही काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। और जो रिपोर्ट्स वगैरह कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट्स वगैरह जो मुझे चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल लैपटॉप या मोबाइल या ये सब जो सुविधाएं हैं वॉइस की, उसके द्वारा थोड़ा काम आसान भी हो जाता है कंट्रोल सिस्टम्स को चेक रखना। तो विक्रम, अभी हो गया वक्त एक गाने का, तो आपका पसंद का कोई गाना हम सुने? पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो ये बताइए विक्रम कि आप दृष्टिहीन हैं, तो इसका आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव हुआ? नहीं, दृष्टिहीनता के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं जो शायद मैं नहीं कर सकता, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आज हो सके मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी ही चलाऊं। मैं जो कर सकता हूं मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया है करने का, और मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ लीड करता आ रहा हूं और कर रहा हूं। तो ये बताइए विक्रम कि आगे चलकर आप जिंदगी में किस मुकाम तक पहुंचना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत आगे की नहीं सोचता। आई लिव इन द प्रेजेंट और आई टेक लाइफ एज इट कम्स, तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, देखते हैं जो होगा वो ठीक है। तो आप वर्तमान में विश्वास रखते हैं। तो ये बताइए कि आपके जो हॉबीज, शौक क्या हैं? मुझे म्यूज़िक का काफ़ी शौक है और मैं म्यूज़िक काफ़ी सुनता हूँ। इसके अलावा घूमने का भी काफ़ी मुझे शौक है, जंगल या पहाड़, सी बीच, जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं बाहर भी निकल जाता हूँ। आई एम अ फैमिली मैन और मैं हमेशा परिवार के साथ ही रहना और घूमना और समय व्यतीत करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे गाते भी हैं। तो कुछ नमूना पेश किया जाए। ठीक है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। अब बढ़िया। तो आपने पहले जिक्र किया था कि आप आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में कहेंगे? हाँ, मैंने ट्रेकिंग और रॉक क्लाइंबिंग वगैरह किया है। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग वो एक कोर्स किया करते थे फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, और मैंने 2 साल उस कोर्स में ज्वाइन किया है। ये 15 दिन का कोर्स रहा करता था, जिसमें एक वीक रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग वो सिखाते थे, और दूसरे हफ्ते में वो सिक्किम में ट्रैकिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाते थे, जिसमें योक्सम से स्टार्ट करके जोंगरी तक हम जाते थे। एंड जोंगरी इज़ अबाउट 14,000 फुट है ज़मीन के ऊपर।
तो वहाँ समिट हुआ करता था। तो मैंने वो भी 2 साल किया है और काफ़ी मज़ा आया करने में। इसके अलावा मैंने क्रिकेट भी खेला है, और क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड जो कि आजकल काफ़ी संगठित हो गया है, और इसके मैंने नेशनल भी खेला है इसमें अपने स्टेट के लिए। बट उसके बाद ऑफ कोर्स शादी हुई और फिर जैसे परिवार बढ़ा, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा कि आपको माउंटेनियरिंग से मज़ा आता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके भाषा में ये मज़ा का परिभाषा क्या है? देखिए, आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का फील करते हैं, जैसे पक्षियों का चहकना आपको सुनता है, आप बहुत सारी छोटी छोटी नदियों को पास करते हैं, कई बार क्रॉस भी करते हैं, तो उनका एक फील होता है, एक आवाज़ होता है। आप मौसम का मज़ा लेते हैं, मौसम में जो ठंडक है उसका मज़ा लेते हैं। इसके अलावा आप कई पेड़ पौधे और फूल जो रास्ते में जो आप पास करते हैं उनका भी आप मज़ा उठाते हैं, उनकी खुशबू बिखरी रहती है वातावरण में, और एक शांति रहती है, अजब सी शांति चारों तरफ। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपके दोस्त जो साथ में रहते हैं उनका भी एक मज़ा होता है। रात को हम कैंप फायर करते हैं और एक साथ गाना वाना चलता है। कुल मिलाकर काफ़ी एंजॉयमेंट रहता है। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती के बारे में बातें करेंगे वो अपने आप में उपलब्धियों का भंडार है, और उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक 19 वर्षीय नौजवान की, जिनका नाम पैट्रिक हेनरी ह्यूज है। जन्म से ही दृष्टिहीन और चलने फिरने में असमर्थ पैट्रिक एक ऐसे साहसी और दृढ़ संकल्प वाले नौजवान हैं जिन्होंने हर वो चीज हासिल की जो वो हासिल करना चाहते थे। आज वो एक बेहतरीन और प्रतिष्ठित पियानिस्ट हैं। पैट्रिक के सफरनामे पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिर से हमारे दोस्त जाने माने एक्टर अभिनव चतुर्वेदी। पैट्रिक हेनरी ह्यूज 10 मार्च 1988 को जन्मे 19 वर्षीय पैट्रिक ना तो देख सकते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं, परंतु फिर भी गजब के आत्मविश्वास से कहते हैं कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जीत नहीं जाता। पैट्रिक मात्र 2 साल के थे जब उनके पिता ने उन्हें पियानो सिखाना आरंभ किया। 5 साल की आयु में वो बच्चों के गाने बजाने लगे थे, और साथ ही उन्होंने एक ब्लाइंड पियानो टीचर से पियानो सीखना शुरू किया। अपनी इस मेहनत और लगन के बल पर पैट्रिक आज एक बेहद होनहार पियानिस्ट के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्हें वर्ष 2005 में यंग सोलोइस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जब उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में कैनेडी सेंटर पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंसेस के लिए उन्हें नेशनल टेलीविजन पर आने का भी अवसर प्राप्त हुआ। पैट्रिक को ट्रम्पेट बजाने में भी महारत हासिल है। अपने पिता के सहयोग से व्हील चेयर पर बैठकर पैट्रिक 220 सदस्यों वाले कार्डिनल मार्चिंग बैंड का एक अभिन्न हिस्सा है। स्कूल में उन्होंने ऑल स्टेट बैंड और कई कोरल फेस्टिवल्स में अपनी मनमोहक परफॉर्मेंसेस के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। म्यूजिक के अलावा पैट्रिक का शैक्षिक रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति क्लिंटन और बुश दोनों से ही प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राप्त हुए हैं, और पैट्रिक बहुत अच्छी स्पेनिश भी बोलते हैं। पैट्रिक अपने परिवार और दोस्तों के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया।
अभी अभी जो ये बढ़िया सी धुन आपने सुनी ना, उसे बजाया है बेंगलोर के 2 छात्र विशाल जैन और अमित जैन ने। विशाल और अमित दोनों सगे भाई हैं और बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। दोनों ने कुछ शोज भी किए हैं यूएस और यूके में, भारत के अलावा। दोस्तों, अगर आप में भी संगीत का अच्छा टैलेंट है और आप दृष्टिहीन हैं, तो आप इस कार्यक्रम के जरिए अपनी कला भारत के 29 शहरों में कम से कम तो पहुंचा ही सकते हैं। इसलिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के स्टेशन पर आप सुन सकते हैं हाईवे, यह है रोशनी का कारवां। दोस्तों, ऐसे कई ब्लाइंड लोग हैं जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी अलग एक जगह बनाई है, पहचान बनाई है। दृष्टिहीनता का चैलेंज उनकी इस रुचि को कभी दबा नहीं पाया। आज हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया इस फील्ड से संबंधित कुछ और जानकारी देंगे और जानेंगे कि कैसे दृष्टिहीन व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है जो एक दृष्टिहीन व्यक्ति नहीं कर सकता। करने के बस तरीके अलग होंगे। अगर हम पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म की बात करें तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है मिस्टर दलीप मैक्यून से, जो एक अनुभवी पत्रकार हैं और पत्रकारिता पढ़ाते भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है पत्रकारिता में, वो है आप समाचार को कितनी खूबसूरती से जो है अपने पाठक तक पहुंचाते हैं और उसको कितना समझ आ जाता है। अगर उसको समझ आ जाता है तो वो बढ़िया न्यूज़ है, और अगर उसको समझ नहीं आता है तो वो न्यूज़ उसके लिए ठीक नहीं है। इसमें सबसे जो प्रमुख चीज़ है उसको हम बोलते हैं 5 Ws और 1 H, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो अगर वो सारी चीज़ें जो है कवर कर लेते हैं आप अपनी रिपोर्ट में, तो आपकी रिपोर्ट जो है संपूर्ण रिपोर्ट है। दोस्तों, जर्नलिज्म का उद्देश्य है नंबर 1 लोगों को इन्फॉर्म करना यानी समाचार देना, नंबर 2 उन्हें शिक्षित करना, एजुकेट करना, और नंबर 3 उन्हें एंटरटेन करना। आइए ये भी जानते हैं कि जर्नलिज्म का क्षेत्र एक व्यक्ति को किस तरह के कामों का अवसर देता है। देखिए, इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो रिपोर्टिंग होगी आपकी, जिसमें आपको फील्ड में जाना है, वहाँ से जाके रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको रिपोर्ट लिखनी है, उसके बाद आपके पत्र में जाएगी, जो भी समाचार पत्र है उसमें चली जाती है। दूसरी तरह का क्षेत्र होता है डेस्क पे काम करना, जहाँ पे रिपोर्टर की या न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी आप तक आएगी, आपने उसको एडिट करना है, उसकी हेडलाइन देनी है, उसकी भाषा चेंज करनी है, और उसके बाद जो है वो समाचार पत्र में जाती है। एक व्यक्ति जो जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसे किन गुणों की और किन क्षमताओं की आवश्यकता होती है? पत्रकारिता में 2 और 2 कभी 4 नहीं होते हैं। तो उसको हर रोज जो है, अगर वो एक फील्ड भी कर रहा है या एक बीट भी कवर कर रहा है, तो उसको हर रोज जो है एक नई चीज देनी है पाठकों के लिए, उसको नए अंदाज में लिखना है, ताकि जो है उसको जो भी पाठक हैं वो उसको पढ़ सकें और उसके जो भी लेखन है उसको एंजॉय कर सकें। दूसरी चीज जो है वो आपकी लेखन शैली पे आती है, आप कितनी अच्छी तरह से एक चीज को पेश कर सकते हो ताकि पाठक जो है उसको पढ़ें और इसको एंजॉय करें। और तीसरी चीज जो है मेरा ख्याल जो है, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसमें टाइम नहीं होता है कि आधे घंटे में जी मैं ये काम कर लूँगा, 1 घंटे में कर लूँगा। हो सकता है एक रिपोर्ट के लिए आपको 5 घंटे भी वेट करना पड़े, हो सकता है 5 मिनट में भी आपकी रिपोर्ट हो जाए। तो इसमें एक पेशेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, जर्नलिज्म आज की तारीख में बहुत ही टेक्निकल और डिमांडिंग फील्ड है, इसीलिए अच्छा होगा कि एक जर्नलिज्म में काम करने वाला इच्छुक व्यक्ति एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले ले। आजकल जो है बहुत टेक्निकल फील्ड हो गई है, सब लोगों को कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो उनकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है किसी भी पत्र जो समाचार पत्र है उसमें काम करने में। तो मेरा ख्याल देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में आजकल BA लेवल के कोर्स और MA लेवल के, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज जो हैं वो मास मीडिया में आ गए हैं, तो उसमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि कई कोर्सेज कराती हैं। ये तो हमने समझा पत्रकारिता के बारे में। दोस्तों, जैसे आप अन्य ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज करते हैं, उतनी ही आसानी से पत्रकारिता भी पढ़ा जा सकता है। हमने फोन पे बात की मिस्टर गैरीमला सुब्रमण्यम से, जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं एक बहुत ही नामी इंग्लिश अखबार के। Challenges during the training process, I think it's pretty much similar to the kind of challenges, issues that you face when you are in college.
दोस्तों, मिस्टर गैरीमला सुब्रमण्यम संपादकीय लिखते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी पढ़ना पड़ता है और जिसके लिए वो कंप्यूटर्स का काफी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पे काफी इंफॉर्मेशन रिसर्च करते हैं, और अगर कभी कुछ हार्ड कॉपी में पढ़ना हो तो वो किसी अपने साथी से पढ़वा लेते हैं। हमने इंटरनेट के जरिए बात की मिस्टर एल सुब्रमणी से भी, जो बैंगलोर बेस्ड एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक तो होता है हार्डकोर रिपोर्टिंग, जिसमें कई बार आपको परिस्थिति में जाके उसका आंखों देखा विवरण देना पड़ता है और कई बार आपको दंगा फसाद भी कवर करना पड़ सकता है। इसमें एक दृष्टिहीन व्यक्ति मुश्किल फेस कर सकता है। दूसरा होता है फीचर राइटिंग, जो अपने आप में ही एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, जो कि मैं संभालता हूँ, और ये आप अपने डेस्क में बैठे हुए भी कर सकते हैं। और आजकल एडिटिंग भी आसान हो गई है दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसमें आप स्क्रीन रीडर और MS वर्ड की मदद से आराम से ये काम संभाल सकते हैं। चूंकि कॉर्पोरेट इंडिया में अभी बहुत ज्यादा लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी एज ए जर्नलिस्ट काम कर सकता है, तो जाहिर है आपको मुश्किलों का सामना करना होगा और इसे ध्यान में रखते हुए अपना एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देना होगा अपने इंटरव्यू में। एल सुब्रमणी ये भी कहते हैं कि आप अपने जॉब इंटरव्यू में जॉज इंस्टॉल किया हुआ लैपटॉप लेके जाएं और अपने इंटरव्यूअर को दिखाएं कि आप कंप्यूटर की मदद से कैसे काम करते हैं, और इसके साथ आप अपने कुछ अच्छे लिखे हुए लेख भी ले जाएं। इससे आप ये भी साबित कर पाएंगे कि आप अपने काम को कंप्यूटर्स पे सफलतापूर्वक किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, अपने भावी एम्प्लॉयर को अपने कंप्यूटर नॉलेज के अलावा आपको यह भी भली बात बताना होगा कि आप कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी मोबिलिटी स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर लें। आइए अब ये भी जानते हैं कि काम के दौरान एक जर्नलिस्ट को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर वो दृष्टिहीन है तो, और उसका सोल्यूशन क्या होगा। पहला होता है फील्ड में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे वापस आके अपने ऑफिस में रिपोर्ट में लिखना। इसे आप रिकॉर्डर की मदद से या ब्रेल में लिखकर अपने काम को कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने सहकर्मियों और दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, ताकि उन्हें ये लगे कि आप उन्हीं में से एक हैं, कोई खास व्यक्ति नहीं। बस इतना है कि आपकी कुछ अलग जरूरतें हैं। दोस्तों, ये सारी बात जानने के बाद ये बात समझ में आती है कि अगर आपको लिखने और पढ़ने में गहन रुचि है और आपको भाषा का अच्छा ज्ञान है, जो कि आप लिखकर बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, तो जर्नलिज्म आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। और जैसे कुछ अन्य दृष्टिहीन लोगों ने इसमें अपने आप को साबित करके बताया है, आप भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.eyway.org पर विजिट करें। iWay, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, मित्रों, बंधुओं। हाँ, बंधुओं, सब मिल करके आप लोग बैठे, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बात यह है कि जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। आगे चलो ना। यानी कि एपिसोड नंबर 36 में पूछे गए सवाल का जवाब बताने को हम तैयार हैं। हाँ। लेकिन आप में से किसने बोला था सही जवाब ये बताएंगे? हाँ? लेकिन उससे पहले सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। ये सवाल ये है कि ऐसी कौन सी एक कॉमन चीज है जिसका इस्तेमाल दृष्टिहीन और देखने में सक्षम दोनों ही बच्चे गिनती और बेसिक मैथमेटिक्स सीखने में कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपके ऑप्शंस थे A ब्रेल स्क्रिप्ट, B प्रिंटेड मैथ्स बुक और C एबेकस। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C यानी एबेकस। और विजेता का नाम बताएंगे भैया, हम तो नहीं बता सकते। प्रणय जी खड़े मुस्कुरा रहे, आइए। अर्शद भाई, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि हमारे लकी विनर एपिसोड 36 के जो बने हैं, SMS भेजने वाले सत्यनारायण वैष्णव, जोधपुर राजस्थान से। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दोस्तों, एक ब्लाइंड बच्चा कैसे मैथमेटिक्स पढ़ सकता है बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक, ये आप जान पाएंगे डिटेल में हमारे अगले एपिसोड में, तो सुनना भूलिएगा मत। ये है रोशनी का कारवां। तो अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, बताओ क्या पूछने जा रही हूँ अर्शद? मुझे पता है। क्या है, बताओ। आप मेरी जुबान मत खुलवाइए, मैं बोल पड़ूंगा। बोलो। एपिसोड नंबर 42 का सवाल एकदम सही, जो कुछ इस तरह है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स टेलर फ्रेम को
किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कपड़े सिलने के लिए, बी बेसिक और हायर मैथमेटिक्स करने के लिए, और सी मोमबत्तियां बनाने के लिए। यानी कि tailor frame is used by blind students for what purpose? A to stitch clothes, B to do basic and higher mathematics, and C to make candles. और मैं चाहती हूं कि आप टेलर की स्पेलिंग को जरा ध्यान से सुने, जो बताएंगे ये मेरे दोस्त अरशद इकबाल। TAYLOR। और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। समझ गए ना दोस्तों आप कितने होशियार हैं हमारे अरशद इकबाल जी। इसीलिए आप इन्हें सुनना ना भूलें हर हफ्ते, क्योंकि मैं भी इनके साथ ही आती हूँ और शायद थोड़ी थोड़ी इनके साथ रहने से होशियार भी हो रही हूँ। खैर, आगे आपसे विदा लेने का समय, इजाजत लेंगे हम। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई वे ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी।